हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे थे जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है 2023 का पेपर। और इसमें हम लोग क्वेश्चन 51 तक कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे पूरे 100 क्वेश्चंस, 52 से लेकर के 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक करेक्शन वीडियो ये है कि एक क्वेश्चन मुझसे मिस्टेक हुआ था लास्ट वीडियो में, और नब्या ने मुझे बताया कि यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, एरर हुआ है, और बिल्कुल हुआ था वो एरर। चलिए वो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 था, और 27 में लिखा हुआ है कि थीटा का वैल्यू पूछा गया है और ये दिया हुआ इक्वेशन। अगर यहाँ से हम इसको सॉल्व करें तो ये होगा क्या? ये होगा आपका √3 tan 2 थीटा, और ये 3 होगा इस साइड में आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो tan 2 थीटा क्या होगा? ये होगा आपका 3/√3, और ये होगा √3। यहाँ मुझसे मिस्टेक हुआ था, मैंने 1/√3 लिख दिया था बाय मिस्टेक। तो tan 2 थीटा ये होगा, और √3 जो वैल्यू है वो tan में tan 60 का है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 थीटा है वो है 60 के इक्वल। तो थीटा किसके बराबर होगा? थीटा होगा आपके 30 के इक्वल। हमारा राइट आंसर क्या होगा? 30। अब नब्या को थैंक यू आपके कंसर्न के लिए। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 पे। 51 तक हम लोग कर लिए थे क्वेश्चंस, अब 52 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है कि ए दिया हुआ है, a/5 12 दिया हुआ है, तो पूछा जा रहा है cosec स्क्वायर 3 cosec स्क्वायर a कितना होगा। अगर यहाँ से हम लोग सॉल्व करें तो a का वैल्यू कितना होगा? a होगा आपका 12 × 5 यानी कि 60, और यहाँ हम लोग a का वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा आपका 3 cosec स्क्वायर 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। अगेन मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। ये क्या होगा आपका 60 डिग्री, क्योंकि a का वैल्यू कितना हम लोग लाए हैं? 60 डिग्री। और ये होगा 3 cosec 60 का वैल्यू कितना होता है? तो sin 60 का रिवर्स होगा, और ये हो जाएगा 2/√3, और इसका जो है स्क्वायर किया हुआ है। और ये होगा आपका 3 × 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, और ये कैंसिल होगा, क्या होगा हमारे पास आंसर होने वाला है 4। क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं। 53, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें आप लोग। आपको न sin 54 का वैल्यू पता है, न cos 36 का वैल्यू पता है, तो क्या करें? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सीधे जाना है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन उसी में सेट हो सकता है, क्योंकि आपने वैल्यू याद किया नहीं है, होगा भी नहीं अभी, आपका सिलेबस से बाहर की बात है ये। तो किसी एक को चेंज करते हैं, और फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होने वाला है? अप्लाई होने वाला है आपका cos 90 - थीटा, ये होता है आपका sin थीटा। तो अगर हम cos को चेंज करें तो ये होगा आपका cos 36 को लिख सकते हैं 90 - 54, और ये भी तरीका है कि ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आना चाहिए, तभी ये बन पाता है। तो ये होगा आपका sin 54। तो ये sin 54 अब माइनस sin 54 कितना हो जाएगा आंसर? 0। क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, डॉट 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 cos 90 डिग्री, सभी मल्टीप्लाई में है, और आपको ना cos 1 का वैल्यू पता है ना 2 का वैल्यू पता है। तो कुछ तो यहाँ क्लू होगा, बिल्कुल है यहाँ पे क्लू। आप इस पे ध्यान दीजिए, लिखा है cos 90 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होता है? 0, और 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही होगा। ये सब टर्म मिलके 0 होने वाले हैं यहाँ पे। आंसर क्या होगा आपका? A, 0। 55 पर आते हैं। क्वेश्चन 55 है आपका cos 37 sin 53 cot 34 और tan 56। अगेन ये क्वेश्चन कम्प्लीमेंट्री एंगल के ही हैं। इन दोनों एंगल को जोड़िए, कितना आएगा? ये आने वाला है 90 डिग्री। इन दोनों में कितने आएंगे? 90 डिग्री आएंगे, और ये दोनों एक दूसरे में रिवर्सिबल हैं, तो कट के 1 होने वाला है, कट के 1 होने वाला है, और ये 1 1 कितना होगा? 2, ऐड करेंगे तो 2 होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे।
56 है, एकदम आसान क्वेश्चन दिख रहा है आपको। देखिए यहाँ पे साइन 45 कॉस 45 दोनों का वैल्यू सेम होता है और सेम चीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को तो क्या होगा 0 होगा। तो ये होने वाला है आपका आंसर ए। आते हैं क्वेश्चन 57 पे। 57 ये है, आपको ये आइडेंटिटी दिख रहा होगा। अगर हम 7 को हटा दें तो आपको आइडेंटिटी दिख जाएगा क्या, आपको होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, वैल्यू होता है आपका 1। और इसमें 7 से मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई किया गया है और यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो आंसर क्या आएगा 7। मूव करते हैं क्वेश्चन 58 पे। क्वेश्चन 58 है, साइन दिया हुआ है p, तो पूछा गया है tan कितना होगा। अगर हम यहाँ विजुलाइज करें एक ट्रायंगल को, जो ये एंगल दिया हुआ है आपका 48 और साइन दिया है 48p, तो साइन होता है, इसको मान सकते हैं p/1 लिखा हुआ है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो ये हो गया आपका p और ये हो गया आपका 1। तो ये कितना होगा, ये होगा पाइथागोरस से होने वाला है 1 माइनस p²। पूछा गया है tan 48 कितना होगा, तो tan 48 होगा आपका परपेंडिकुलर बाई बेस, तो होगा p/√1 माइनस p²। आंसर होने वाला आपका ए। क्वेश्चन नंबर 59 पर आते हैं। 59 में लिखा हुआ है कि tan 27 tan 63 साइन ए कितना होगा। अगेन यहाँ इस क्वेश्चन को देखें, इन दोनों एंगल का सम कितना होने वाला है 90। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है और tan कन्वर्ट होगा आपका कॉट में, तो हो जाएगा आपका tan 27 इंटू ये होने वाला आपका कॉट 27 और इधर मिलके होगी, ये दोनों tan और कॉट एक दूसरे के रिवर्स हैं, तो कट के होने वाला है 1 और 1 दिया हुआ है आपका साइन ए और 1 किसका वैल्यू है साइन में, ये वैल्यू है आपका साइन 90 डिग्री और इधर लिखा हुआ है साइन ए। दोनों इक्वल हैं, ये तभी संभव है जब ए का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री। आंसर क्या होने वाला है हमारा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं। अगेन साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर में और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और आपको पता ही आइडेंटिटी है जिसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। नीचे में कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है आपका क्या सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगेन नीचे भी एक आइडेंटिटी है इसका वैल्यू होता है 1, तो 1/1 कितना होने वाला है 1। क्वेश्चन नंबर 61 पर आते हैं। 61 है कि एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है उसकी परिमिति होगी। इस क्वेश्चन को बहुत लोग गलती कर सकते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग। मान लेते हैं अर्धवृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, ये बीच में सेंटर हो गया, ये पूरा व्यास हो गया और इसका जो त्रिज्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका, इसको कैपिटल R लिखते हैं और ये दिया हुआ है आपको 3r। तो परिमिति पूछा गया है, अगर ये पूरा सर्कल होता तो इसका परिमिति होता है आपका 2πr, लेकिन ये अर्धवृत्त है तो ये बाई 2 करना पड़ेगा। अब प्लस ये जो बाउंड्री बना रहा है इसका डायमीटर वो भी करना होगा। डायमीटर किसके बराबर होगा 2r के बराबर। मुझे करना क्या है, मुझे निकालना है πr प्लस 2r और ये अर्धवृत्त की परिमिति का फॉर्मूला भी है और मैं इसको r के वैल्यू पुट करूँ 3r तो क्या होने वाला है, ये हो जाएगा आपका 3πr प्लस 6r और ये आंसर क्या होगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। प्रायिकता नहीं हो सकती, आपको पता है कि जो प्रायिकता का जो वैल्यू होता है वो किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है उसका जो वैल्यू होता है या तो 0 होगा या उससे बड़ा होगा और 1 होगा या उससे छोटा होगा। अगर श्योर इवेंट है प्रोबेबिलिटी 1 होगा, इम्पॉसिबल का 0 होगा। यानी कि जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच ही लाई करेगा और यहाँ पे 2.5 लिखा हुआ है, ये कभी नहीं हो सकता है। यानी कि ये जो आंसर है आपका होगा, जो कि ये प्रोबेबिलिटी कभी नहीं हो सकता 2.5, ये 1 से कम है। ये अगेन इसको हम फ्रैक्शन में तोड़े तो होगा क्या होने वाला है 3/4, ये भी 1 से कम है।
ये 1 से कम है क्योंकि नीचे वाला इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। तो आंसर क्या होगा आपका बी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। 63 में लिखा हुआ है कि किसी घटना ई की पूरा घटना ई डैश है तो निम्नलिखित में कौन सी सही है। इन दोनों को जोड़ने पर 1 आता है। ये बेसिक सा फॉर्मूला है, आप इसको रिवाइज करेंगे तो मिलेगा, जो स्टार्टिंग में ही मिलता है ये, कि घटना और उसकी पूरा घटना का प्रायिकता 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 64। एक पासे की एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या है। एक पासे को फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है, 1 से लेकर के 6 तक आ सकता है। 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा मतलब फिर क्या आएगा, तो 1 3 4 5 6 यानी कि 5 संख्या आएंगी। और टोटल कितने आउटकम्स हैं हमारे, 6 हैं। तो आंसर क्या होने वाला है, 5/6। क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं। अच्छी तरह फेंटे गए 52 ताश के गड्डी में से यादृच्छिया एट रैंडम एक पत्ता खींचा गया। इसके काला रंग की बादशाह होने की प्रायिकता क्या है। काला रंग का हमारे पास 2 ही कार्ड्स होते हैं, एक काला पान और एक चिड़िया, जो चिड्डी बोलता है लोग इसको। और यही 2 काले रंग के पत्ते होते हैं और दोनों में बादशाह होता है, यानी कि हमारे पास 2 बादशाह हैं काले रंग के। और टोटल कितने कार्ड्स हैं, टोटल 52 कार्ड्स हैं। तो बाई में 52, आंसर क्या होगा, 1/, आंसर होने वाला है 1/26 और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 65 के बाद 66 पे। माध्यिका 35 है तो x का मान होगा। यहाँ देखेंगे संख्या कितनी है, और संख्या माध्यिका निकालने के लिए अगर अनग्रुप डेटा है तो उसको पहले ऑर्डर में अरेंज करते हैं, या तो बढ़ते क्रम या घटते क्रम, असेंडिंग या डिसेंडिंग। और यहाँ पर ये सब असेंडिंग ऑर्डर में लिखे गए हैं, तो ये सही है। कितने संख्या हैं, या देखिए हम लोग n का वैल्यू कितना है, और n का यहाँ वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वैल्यू है, यानी कि ये आपका ऑड है। तो ऑड होता है तो क्या करते हैं, हम n में 1 जोड़ते हैं और 2 से भागा देते हैं, और जो संख्या आएगा वही टर्म उसका माध्यिका होता है। यानी कि यहाँ पे 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 होगा, और 2 से भागा देंगे तो होगा 6, यानी कि 6th टर्म जो होगा इसका माध्यिका होगा। और 6th टर्म कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा, 6th आपका x ही होने वाला है। और माध्यिका कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 35, यानी कि x का वैल्यू कितना होगा, 35। राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 67 पर आते हैं। संचयी बारंबारता सारणी में निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है। अगर आप फॉर्मूला याद है, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, माध्यिका बहुलक निकाले हैं, आपको पता है कि माध्यिका में के फॉर्मूला में एक CF टर्म भी आता है जिसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि संचयी बारंबारता। और ये होने वाला है आपका ऑप्शन कौन सा, बी। बाकी में बहुलक में भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है संचयी की, और माध्य में भी नहीं पड़ती है सिर्फ माध्यिका में। आंसर क्या होगा आपका, बी। क्वेश्चन आते हैं 68 पर। 68 में लिखा हुआ है कि कौन सा संबंध सत्य है। और देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला इस तरह से होता है, मुझे इंग्लिश में आता है, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ। ये होता है 3 मीडियन इक्वल मोड प्लस 2 मीन। और अगर हम ऑप्शन को देखें तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई होगा, इधर आगे पॉजिटिव होगा, इधर आके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सेटिस्फाइड करेगा। हमारा आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69 पर आते हैं। निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है। मॉडल क्लास पूछा गया है, और ये एकदम आसान क्वेश्चन है। मॉडल क्लास क्या होता है, बहुलक वर्ग क्या होता है, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक हो।
यहाँ देखेंगे तो सबसे अधिक 45 है और इसका जो बहुलक वर्ग क्या होगा 20 से 30। तो आंसर क्या होने वाला है आपका 20 से 30। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। 70 में लिखा हुआ है कि माध्य दिया हुआ है तो पूछा गया x का मान क्या होगा। अगर अनग्रुप डेटा है तो माध्य कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ेंगे और उस संख्या से भागा देंगे, जितने भी डेटा दिए हुए हैं वो उसका माध्य कहलाता है। तो संख्या कितनी है यहाँ पे देखिए तो 1 2 3 4 यानी कि 4 नंबर्स दिए हुए हैं, उनका माध्य 18 है। और हम चारों को जोड़े तो पहले x जोड़ते हैं, x 2x 3x होगा, 4 7x होगा और 5 12x होने वाला है, यानी कि x 12 हो गया प्लस 2 3 5 5 10 2 12 और संख्या कितनी है इसकी 4 और ये वैल्यू कितना है आपका 18। अगर हम 12 कॉमन लें तो क्या मिलेगा आपको x + 1 और 12 यहाँ कॉमन ले लिए और नीचे आ गया 4 इक्वल टू कितना है आपका 18। ये 3 से कैंसिल होगा और 3 से ये कितना कैंसिल होगा 6 बार में, तो x + 1 6 है, तो x कितना होगा, x होगा आपका 5। तो आंसर क्या है आपका 5। क्वेश्चन नंबर 71 पर आते हैं। यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर है तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी है। एक चक्कर में कितना तय दूरी करेगा, अपने परिधि के बराबर, और परिधि क्या होगा इसका 2πr, और 2 चक्कर की बात हुई है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो होगा आपका 4πr। तो मुझे वैल्यू निकालना है किसका 4πr का। वैल्यू पुटिंग करते हैं, 4 पाई के वैल्यू सबको पता है 22/7 और r का वैल्यू कितना होगा आपका 35/44। ये कटने वाला है 2 बार में, ये कटने वाला है 5 बार में और ये कटने वाला है 2 बार में, तो होगा कितना 10। तो आंसर कितना होगा 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 72। यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में AOB थीटा है तो चाप की लंबाई बराबर है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं इसको, और फॉर्मूला होता है θ/360 और 2πr। अगर वही सेक्टर का पूछता तो πr² कर देते, त्रिज्यखंड का पूछता तो। अब ये देखना है कौन सेटिस्फाइड हो रहा है इससे। अगर हम यहाँ देखें तो ये तो बिल्कुल नहीं, स्क्वायर लगा हुआ है, ये नहीं होगा, ये 2 नहीं है यहाँ पे, ये भी नहीं होगा, ये भी स्क्वायर नहीं होगा। आंसर क्या होगा आपका C। वैसे भी देखिए 2 से कटने वाला है 180 बार में, तो ये आपको सेटिस्फाइड कर देगा θπr/180। ऑप्शन क्या होगा C। क्वेश्चन नंबर 73 पर आते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। इस क्वेश्चन में सिर्फ आप 8 का क्यूब कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना होगा 8 का क्यूब 512। अब ये कैसे हो गया 8 का क्यूब क्यों किए, अगर हम देखें तो अगर एक गोला से ही अन्य गोले बनाए जा रहे हैं तो इसका जो बड़े वाले का जो वॉल्यूम होगा सभी छोटे वाले के वॉल्यूम के योग के बराबर होगा, सम के बराबर होगा। इसका वॉल्यूम क्या होने वाला है, बड़े वाले का होगा आपका 4/3πr यानी कि 8 का क्यूब। और मान लेते हैं कि हमारे पास n गोले बने हैं और एक गोले का वॉल्यूम कितना होगा 4/3πr का वैल्यू 1 है तो 1 का क्यूब होने वाला है। तो 4/3π ये सब कैंसिल होगा, बचेगा क्या n का वैल्यू होने वाला 8 का क्यूब, जो मैंने पहले ही बताया, और ये होगा उसका आंसर 512। क्वेश्चन नंबर आते हैं 74 पे। 74 हमारा क्वेश्चन है। एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन होगा। आधार का व्यास है 10, तो त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या होगा आपका 5, ऊंचाई 12 है, तो शंकु का आयतन आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला है आपका 1/3πr²h। वैल्यू पुटिंग करते हैं यहाँ पे, पाई देखेंगे यहाँ पे पाई है ऑलरेडी ऑप्शन में, तो पाई का वैल्यू पुट नहीं करना है, बाकी सॉल्व कर देना है। तो 1/3 पाई छोड़ देते हैं, r यानी कि 5, 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाई h का वैल्यू कितना 12, तो 3 चौक 12, 4 से कटेगा, 25 चौक 100 यानी कि आंसर कितना होने वाला है 100 सेंटीमीटर, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब।
क्वेश्चन नंबर 75 पर आते हैं। 75 में है, एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 है, आंतरिक त्रिज्या 3 है। यदि इसकी लंबाई 10 है तो धातु का आयतन होगा। अब पाइप की बात की गई है। अब पाइप कैसा होगा? आपको पाइप पता है कि बेलन होगा, यानी कि सिलेंडर होगा। कुछ इस तरह से फिगर है इसका। एक पाइप हो गया ये, और ये कुछ पाइप मोटा भी है, और बाह्य त्रिज्या आंतरिक त्रिज्या से पता चल पा रहा है। मोटाई कितना होगा? 1, क्योंकि घटाएंगे तो यहाँ 1 आने वाला है। लंबाई 10 है। पहले हम पाइप बना लेते हैं। ये आपका पाइप सिलेंड्रिकल होगा, बिल्कुल होगा सिलेंड्रिकल। और ये इसमें आंतरिक त्रिज्या की ही बात हो रही है, तो एक थोड़ा सा मोटाई होगा इसका, और यहाँ से मैं इसको दूसरे कलर से करता हूँ, और यहाँ से ये कुछ मोटाई है इसकी, और ये ऐसे। और अगर मैं मानता हूँ कि बाहरी त्रिज्या यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर r है, r का वैल्यू कितना 4, और छोटे वाले r का वैल्यू कितना 3, जो आंतरिक त्रिज्या है, तो इसकी मोटाई कितनी होगी? इसकी जो विड्थ होगी ये होगा r माइनस स्मॉल r, ये होने वाला है आपका 4 माइनस 3, जो कि होगा आपका 1 सेंटीमीटर। यानी कि जो मोटाई कितनी है इसकी 1 है। पूछा गया है कि इसकी लंबाई 10 है, ये पूरा लंबाई 10 है, तो इसका आयतन पूछा गया है। चलिए इसका आयतन निकालते हैं हम लोग। इसका आयतन होने वाला है सॉरी, इसका जो आयतन होगा धातु का आयतन, बीच में जो धातु आपका यूज हुआ है इसका आयतन पूछा जा रहा है। इसका आयतन होने वाला है आपका, अगर हम बड़े सिलेंडर में से छोटे वाले को हटा देंगे तो धातु ही बचेगा। तो मैं इसको इरेज करता हूँ ताकि थोड़ा स्पेस मिले मुझे इसको सॉल्व करने का। इसका आयतन होने वाला है बड़ा वाला सिलेंडर यानी कि पाई r²h। ये बड़े वाला सिलेंडर मतलब बड़े वाला नहीं, जो बाहरी त्रिज्या वाली वो, माइनस छोटे वाला जो इसका पार्ट है पाई r²h। अगर यहाँ से हम पाई कॉमन लें तो क्या h तो सेम है इसका, तो हम h भी सेम ले सकते हैं। हाइट तो सेम था, ये हो जाएगा आपका r² माइनस r²। ये आपको फॉर्मूला दिख रहा है कौन सा? a² माइनस b²। तो ये होने वाला आपका पाई h, और ये हो जाएगा आपका r प्लस r और इंटू r माइनस r। वैल्यू पुटिंग करें, आंसर पाई में तो नहीं है, नहीं वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 22/7। और h का जो वैल्यू है आपका वो होगा आपका हाइट यानी कि 10 इंटू दोनों का सम, तो 4 3 होने वाला है 7, और दोनों का डिफरेंस होने वाला है 1। तो 7 से 7 कैंसिल होने वाला है, बचेगा सिर्फ ये दोनों, और इसका आंसर क्या होगा? 220 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन 76 पर आते हैं। 76 में लिखा हुआ है कि एक शंकु और एक बेलन के आधारों का क्षेत्रफल समान है। अगर आधार का क्षेत्रफल समान है यानी कि त्रिज्या जो है सेम है, और उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है, तो पूछा गया है कि अगर बेलन की ऊंचाई 2 मीटर है तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई यानी कि L पूछा जा रहा है, कितना होगा? चलिए जो क्वेश्चन में गिवन है उसका यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि R सेम है और उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल समान है, शंकु और बेलन। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होने वाला है? होने वाला है आपका पाई r l, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा आपका? 2 पाई r h। तो पाई और r कटने वाले क्योंकि दोनों सेम है, तो l क्या होगा आपका? ये होगा आपका 2h के बराबर, और h मुझे पता है कितना? 2, तो हो जाएगा 2 × 2 जो कि होने वाला है 4 मीटर। आंसर क्या होगा आपका? 4 मीटर। क्वेश्चन आते हैं 77 पे। 77 में लिखा हुआ है कि यदि घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन के किनारे एवं घन के विकर्ण का अनुपात होगा। घन का आयतन जो होता है वो होता है भुजा क्यूब, और भुजा क्यूब मान लेते भुजा ए है, तो ए क्यूब है आपका 125,
तो भुजा कितना होगा, भुजा होगा आपका 5 सेंटीमीटर। तो घन का किनारा क्या होगा, किनारे का लंबाई रेशियो ऑफ साइड ऑफ क्यूब, यानी कि साइड का इसका 5 हो गया। और विकर्ण क्या होता है घन का विकर्ण होता है आपका √3 इंटू साइड। तो ये होने वाला है आपका √3 इंटू साइड का वैल्यू 5 है। और हाँ ठीक है, ये हो जाए कैंसिल होगा, बचने वाला आपका 1/√3। आंसर क्या होगा आपका 1/√3। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपके 78 पर। 78 में लिखा हुआ है कि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका व्यास होगा। ध्यान रहे आपसे त्रिज्या नहीं पूछा गया है, व्यास पूछा गया है। तो बहुत लोग त्रिज्या आंसर आया और टिक करके निकल जाते हैं। यहाँ थोड़ा सावधानी बरतेंगे नहीं तो सारा मेहनत आपका बेकार हो जाएगा यहाँ पे, अगर आपने त्रिज्या को टिक लगाया तो आते हैं किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ किसका, अर्धगोला का होता है आपका 3πr²। और ये दिया है आपका 462। तो अगर हम वैल्यू पुटिंग करें तो 3 हो गया, पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, और r² कितना होने वाला है आपका 462। अगर हम r² निकालें तो क्या मिलने वाला है आपका, होने वाला है 462 मल्टीप्लाई बाई ऊपर जाएगा 7, नीचे आएगा आपका 3 इंटू 22। कैंसिल करते हैं 11 से 2 बार में, 11 से 4 बार में, और फिर बचा 2 तो हो जाएगा 2 बार में। और ये होने वाला है आपका इसको कैंसिल करते हैं, आपको 2 से तो होगा 21, और 21 से करेंगे तो हो जाएगा 7। तो r² क्या आ गया, r² आ गया आपका 7 इंटू 7, और r फिर क्या होगा आपका 7। हमसे क्या पूछा गया है, व्यास, तो इसका डबल होगा, क्या होगा आपका 14 सेंटीमीटर। और आंसर आपका कौन सा है, बी है। और इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, बी। क्वेश्चन नंबर 79 पर आते हैं। 79 में है, यदि दो बेलनों के त्रिज्यों का अनुपात 2:3 है तो उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। मान लेते हैं पहले वाले का त्रिज्या r1 और दूसरे वाले का त्रिज्या r2। पहले वाले का ऊंचाई h1 और दूसरे वाले का h2। तो आयतनों का अनुपात पूछा गया है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई, ये पहले वाले के लिए r1² h1, और दूसरे वाले के पाई r2² h2। पाई कैंसिल होने वाला है, बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास r1/r2 पे होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ दोनों पे, मल्टीप्लाई बाई h1/h2। अगर हम यहाँ आप सॉल्व करना जाएं तो आपको पता है कि r1 और r2 का रेशियो दिया है 2:3, यानी कि होगा आपका 2/3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, और h1 h2 दिया है आपका 5/3, तो 5/3। तो 4 का स्क्वायर 4/9, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5/3। कैंसिल होगा नहीं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20/27। आंसर क्या होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 80 पर आते हैं। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो उसका आयतन क्या होगा। सीधे क्यूब कर देंगे, कितना होगा 27 गुना होगा। ये कैसे हो गया, पहले मान लेते त्रिज्या इसका r था, अब कितना हो गया, बाद में 3r हो गया, क्योंकि 3 गुना हो गया। तो पहले वाले केस में इसका आयतन कितना होगा 4/3πr³, और दूसरे वाले केस में इसका आयतन क्या होगा, ये होगा आपका 4/3 पाई, और r की जगह पे कितना 3r³। तो कितना होगा, ये हो जाएगा 27, और 3 का क्यूब 27 हो गया, और 4/3 πr³। इतना जो है पहले वाले का आयतन था, और उसमें 27 से गुना हो गया, तो आंसर कितना होगा 27 गुना हो गया वो, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 81 पर आते हैं। दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि संपाती हैं तो इनके कितने हल होंगे। संपाती का मतलब होगा कि एक दूसरे पर ही आ जाना, और सॉल्यूशन वही होता है जितने पॉइंट कॉमन होते हैं। और इस केस में एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं और दूसरे में भी अनंत होने वाले हैं,
और दोनों एक दूसरे पर आ गए, यानी कि अनंत बिंदु इसके कॉमन होंगे, यानी कि इसका हल कितने होंगे, अनगिनत हल होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 82 पर आते हैं। 82 में लिखा हुआ है कि समीकरण दिया हुआ है, आलेख किस प्रकार की सरल रेखा होगी। तो इसकी पहचान हम लोग जानते हैं, कैसे निकालते हैं, रेशियो निकाल देते हैं। तो अगर हम A1 और A2 का रेशियो निकालें तो होने वाला है 2/12। A1 A2 निकाल रहे हैं तो होगा आपका 1/6। अगर हम निकालें रेशियो B1/B2 का तो यहाँ है आपका -1 और यहाँ है आपका 7। अगर हम यहाँ देखें तो A1/A2 नॉट इक्वल है किसके, B1/B2 के। और ये कंडीशन सिर्फ एक ही जगह है, कब, जब जो रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं होती हैं। इसका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 84 पर आते हैं। x - y = 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। देखिए ये जो इक्वेशन है x = y, और इसका ग्राफ हम खींचते हैं तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनता है। वैसी स्ट्रेट लाइन जो मूल बिंदु से पास होती है, एकदम वैसी स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास होती है, ये कुछ इस तरह से होने वाला है। ऐसा आपको लाइन मिलने वाला है यहाँ पे। तो आंसर क्या होगा, पासेस थ्रू ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 84 पे। 84 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो अब इसको पहचानना होगा हमें। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये नहीं होने वाला है, क्यों, क्योंकि इसमें x³ का टर्म है, किसी से कैंसिल होगा नहीं। अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो यहाँ से x² का टर्म मिलेगा, हो सकता है ये कैंसिल हो जाए, लेकिन ये वाले टर्म कैंसिल होगा नहीं। तो ये बनने वाला कौन सा, ये होने वाला त्रिघात बहुपद। ये आंसर नहीं होगा। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम लोग सॉल्व करते हैं। ये a + b का होल स्क्वायर होने वाला है, तो होगा a² + b² + 2ab यानी कि 4x, और इधर होने वाला आपका 3x + 4। और इसको अगर हम और सॉल्व करें ध्यान से तो इससे भी दिख गया है कि द्विघात बहुपद है ये। अगर इसको और सॉल्व करें तो होने वाला है 3x, ये होगा x², और इधर आके माइनस होगा तो हो जाएगा +x, 4x - 3x, और ये 4 कैंसिल होने वाला है =0, और ये द्विघात बहुपद है। हमारा आंसर क्या होगा, बी। बाकी को डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो एक ही ऑप्शन सही होगा, और ऑप्शन क्या है, बी। बाकी आप सॉल्व करके देख सकते हैं, वो नहीं ही बनेगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन सही होता है और वो है हमारा बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 85 पर। 85 पे लिखा हुआ है कि यदि समीकरण का एक मूल -3 है तो p का मान होगा। यहाँ देखेंगे, अगर मूल -3 है तो इस समीकरण को सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि x का वैल्यू -3 रखने पर 0 को सेटिस्फाइड करेगा ये। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -3 रखते हैं। ये होगा क्या, ये होने वाला है 2, और ये होगा आपका -3 का होल स्क्वायर प्लस p, और x की जगह पे कितना, -3, और -3 = 0। 3 का स्क्वायर 9, और 9 × 2 = 18 होगा, -3p, और -3 = 0। तो 18 - 3 होने वाला है 15, 15 = 3p। तो p कितना होगा, होगा आपका 5। आंसर क्या होने वाला है, 5। क्वेश्चन नंबर 86 पर आते हैं। k के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान है। वास्तविक और समान कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट = 0 हो, यानी कि b² - 4ac 0 के बराबर है। इसका मतलब ये भी हुआ कि जो b² है वो 4ac के बराबर है। वैल्यू पुटिंग करते हैं, b की जगह कितना, 3k, तो हो जाएगा 3k का स्क्वायर हो जाएगा 9k² = 4, a का वैल्यू 9 और c का वैल्यू 4। 9 कैंसिल होगा यहाँ पे,
तो के स्क्वायर क्या होगा आपका 16, तो के क्या होगा ±4। क्वेश्चन नंबर आते हैं 87 पे। 87 है हमारा, यदि इक्वेशन दिया हुआ है कि मूल क्या है अल्फ़ा बीटा है, तो पूछा जा रहा है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 5 है, तो पी का मान क्या है। अगर देखिए ध्यान से हम लोग, तो अल्फ़ा हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर हम लोग यहाँ पे अल्फ़ा बीटा पुट करें तो क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, ये होगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब वैल्यू पुट करते हैं, और ये दिया हुआ कितना, ये दिया है 5। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और माइनस बी यानी कि बी की जगह है 3p, तो हो जाएगा आपका माइनस बी बाई ए यानी कि 1। अल्फ़ा बीटा होता है सी बाई ए, सी यानी कि 2p स्क्वायर है, ये हो जाएगा आपका 2p स्क्वायर, और बाई ए का वैल्यू 1 है। यानी हमें मिला क्या, हमें मिला है 5 इक्वल -3p, और यहाँ मिलने वाला है -4p स्क्वायर। और यहाँ मिस्टेक हमसे ये हो रहा है कि यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर देना होगा मुझे, तो यहाँ भी स्क्वायर देंगे बिल्कुल। तो ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है 5 इक्वल टू, ये होने वाला है आपका 9p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर, तो ये होने वाला है आपका 5 इक्वल 5p स्क्वायर। तो p स्क्वायर किसके बराबर है 1, तो p किसके बराबर होगा ±1। क्वेश्चन नंबर 88 पर आते हैं। 88 में लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण है कि मूल होंगे, यानी कि x का वैल्यू कितना होगा। तो एक्स स्क्वायर क्या होने वाला है, होने वाला है क्यू स्क्वायर, और बाई में ये डिवाइड होंगे आकर के, तो होगा आपका ए स्क्वायर पी स्क्वायर। तो एक्स क्या होगा, एक्स होगा आपका प्लस माइनस क्यू का स्क्वायर रूट हो जाएगा क्यू, और नीचे होगा आपका ए और पी। तो होने वाला आंसर कौन सा, आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 89 पर। द्विघात समीकरण दिया हुआ है कि मूलों के योग और मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। मूलों का योग क्या होता है, तो योग होता है आपका -b/a, और गुणनफल क्या होता है आपका c/a। a कैंसिल होने वाला है, बचेगा आपका क्या -b/c, और b का वैल्यू आपके पास क्या है -15, तो होगा आपका -15, और c का वैल्यू कितना होने वाला है 1। आंसर क्या होगा आपका 15/1। कि मिस्टेक हुआ क्या, हाँ मिस्टेक हुआ है हमसे, यहाँ मिस्टेक हुआ है हमसे c का वैल्यू पुटिंग करने में। c का वैल्यू कितना है 50 है, ये होने वाला है 50। और अगर हम इसको देखें तो 5 × 3 = 15 और 10 × 5 = 50। आंसर क्या होगा आपका 3:10। क्वेश्चन नंबर आते हैं 90 पर। 90 में है कि मूल दिए हुए हैं -5 और -1, तो समीकरण क्या होगा। तो आपको पता है समीकरण क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। पुट करते हैं वैल्यू, तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस मूल का योग यानी कि -5 प्लस 1। अगेन यहाँ मिस्टेक हो रहा है हमसे, यहाँ -5 और -1 है, क्योंकि नेगेटिव में दिया हुआ है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और प्लस अल्फ़ा बीटा यानी कि ये हो जाएगा आपका -5 और -1 बराबर 0। तो होगा क्या, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा -6 और प्लस आके बाहर आके +6 हो जाएगा, और
और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस होने वाले, हो जाएगा 5 बराबर 0। आंसर क्या होगा आपका x² + cx + 5 = 0, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 91। 91 में लिखा हुआ है कि 15, 8 बिंदु दिया हुआ है कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। अगर इसको हम विजुलाइज करें हम लोग, कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। ये बिंदु क्या है, लिखा हुआ है 15,8। ये 15 होगा वो x का वैल्यू, यानी कि डिस्टेंस 15 हो गया, और 8 क्या होने वाला है, ये y का वैल्यू। मूल बिंदु यहाँ है, पूछा गया इसकी दूरी कितनी होगी, यानी ये दूरी पूछा गया है। इसको जरा मैं स्ट्रेट करूँ ठीक से। ये दूरी पूछा गया आपसे, ध्यान से देखिए तो ये बनने वाला आपका राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ 90 होगा बिल्कुल। तो हाइपोटेनस पूछा गया है, और ये आपको पता है कि 8, 15 और 17 का एक त्रिक होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। तो आंसर क्या होने वाला है, होने वाला है 17। अगर आप यहाँ भी पाइथागोरस लगाएं तब भी 17 ही आएगा। हाइपोटेनस निकालना गया, कर्ण निकाला गया है, 17 होगा। और एक और तरीका है इसका, आप दूरी सूत्र भी यूज कर सकते हैं, 0,0, और इस बिंदु की दूरी आप दूरी सूत्र से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 पर आते हैं। 92 में है कि एक सरल रेखा दिया हुआ है का लेख निम्न में से किस बिंदु से गुजरेगी। जिस भी बिंदु से गुजरेगी वो बिंदु उस लाइन का होगा, और वह बिंदु इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो जो यहाँ सेटिस्फाइड कर रहा है वो इसका आंसर होगा। पुटिंग करते हैं, अगर y 2 पुट किए तो ये 2 होने वाला है यहाँ पे, और अगर x 2 पुट किए तो होगा आपका 4 - 3, तो होगा आपका 1। तो ये आंसर नहीं होने वाला है। अगर हम x y 4 पुट किए, तो अगर x 1 पुट करना हुआ तो हुआ आपका 2 - 3, तो होगा -1, तो ये भी आंसर नहीं होने वाला है। अगर हम y 3 पुट किए और x 4, यानी कि 4 दूनी 8 - 3, ये भी सही नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, सिर्फ डी होने वाला है, क्योंकि एक ही आंसर सही होगा, 3 तो नेगलेक्ट हो चुके हैं, तो डी होगा। और वैल्यू पुटिंग करें यहाँ पे, अगर एक बार चेक करना चाहें तो y की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या हमसे, शायद हो रहा है, हाँ हो रहा है मिस्टेक। एक बार फिर से देखेंगे इसको, मैंने गलत वैल्यू पुट किया है। स्टार्ट करते हैं डी से ही। अगर हम y की वैल्यू क्या पुट करें, 7, तो x कितना पुट करना है, 5, तो जगह 5 दूनी 10 - 3, सेटिस्फाइड कर गया। आंसर क्या होने वाला है, डी। बाकी आंसर नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 93 पर आते हैं। 93 है कि x अक्ष पर जो बिंदुए दिए हुए हैं से समदूरस्थ हो है। बिंदु जो निकालना है वो x अक्ष का निकालना है। ये सारे बिंदु जो है x अक्ष के ही हैं, क्योंकि आपका देख रहे हैं y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। और इसका सिंपल आंसर ये भी है कि -2 और 6 के बीच में क्या आएगा, ऐसे भी करके निकाल सकते हैं। तो होने वाला इसका आंसर होने वाला है -6 और 2 के बीच में क्या आने वाला है, तो होगा आपका 2, और ये आंसर क्या होने वाला है, बी। और अगर इसको हम विजुलाइज करना चाहें तो अगर एक हम स्ट्रेट लाइन खींचें जो कि x अक्ष वाला ही होगा सिर्फ, तो यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ -2, और इधर आएंगे तो 1, 2, 3, ये होने वाला है आपका 4, 5, और यहाँ 6, तो बीच में 2 आने वाला है, और 2,0 इसका आंसर होगा। या आप इसको आप मध्य बिंदु से भी निकाल सकते हैं। इन मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भागा देंगे, तो जोड़ेंगे तब भी 6 - 2 4 होने वाला है, और 4 भागा 2 कितना होगा आपका, 2 ही होने वाला है। तो x नियामक कितना होगा, 2 ही होगा। इसका आंसर क्या होगा, डी, बी। 3 मेथड है, या आप मीन निकाल दे, या आप इस नंबर ये एक अक्ष को देख लें, या फिर आप मध्य बिंदु निकाल दे। इसका आंसर क्या होगा, बी।
और इसको नहीं देखना है क्योंकि एक्स अक्ष का बिंदु पूछा गया है, तो यहाँ वाई क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो फोकस क्या होना चाहिए, एक्स वाले पे। क्वेश्चन नंबर 94 पर आते हैं। 94 में दिया हुआ है कि वाई अक्ष से बिंदु 13,15 की दूरी क्या होगी। ये सिंपल सा आंसर है, कितना होगा, 13 होगा। क्यों, अगर हम इस पॉइंट को विजुलाइज करना चाहें तो ये पॉइंट अगर लिखा हुआ है 13,15, तो 13 कौन सा वैल्यू है, ये जो 13 जो है ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, और ये क्या है आपका 13, और यही दूरी क्या होती है, वाई एक्स यही दूरी होने वाली जो कि 13 है। जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसका वही दूरी क्या होगा, वाई एक्स से होने वाला है। तो क्या होने वाला है इसका आंसर 13। और कोई पूछ दे कि इसका दूरी वाई एक्स अक्ष से कितना है, तो ये वाई कोऑर्डिनेट होगा जो कि कितना होने वाला है 15। तो आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे 13, क्योंकि पूछा गया है वाई अक्ष से। क्वेश्चन नंबर आते हैं 95 पे। 95 है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक दिया हुआ है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होंगे। यहाँ देखेंगे जो व्यास है, एक वृत्त बना लेते हैं यहाँ पे। मान लेते हैं ए बी इसका व्यास है, और ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका 10 - 10,6, और बी का दिया हुआ है आपका 6, -10। तो पूछा गया है केंद्र पे। तो केंद्र जो होता है वो होता है व्यास का मध्य बिंदु, यानी कि मुझे मध्य बिंदु सूत्र भी लगा देंगे तो काम चल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे मध्य बिंदु पे, तो होने वाला है क्या, एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे, 2 से भागा देंगे, तो -10 और 6 को जोड़ेंगे कितना आएगा, -4 आने वाला है, और 2 से भागा देंगे। और वाई वाले जोड़े -10 और 6 जोड़ेंगे तो आएगा -4, इसको भी 2 से भागा देंगे, तो ये मुझे मिल जाएगा आपका मध्य बिंदु का नियामक। तो होने वाला है -2, ऑप्शन क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं। 96 में है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं तो उनका केंद्रक क्या होगा। केंद्रक का फॉर्मूला क्या है, सारे एक्स को जोड़ेंगे, 3 से भागा देंगे, और सारे वाई को जोड़ेंगे, 3 से भागा देंगे। चलिए जोड़ते हैं एक्स को, 2, 0 और 4 होने वाला है 6, भागा कितना 3, और वाई को जोड़ें, 6 4 10, 1 घटेगा तो 9, यानी कि 9 बटा में क्या 3। ये होने वाला है आपका 2,3। आंसर क्या होगा आपका 2,3, ऑप्शन ए। 97 पे आते हैं। 13,19 से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। लंब की लंबाई जो होती है वाई कोऑर्डिनेट होती है, हम लोग पहले भी क्वेश्चन में देखे हैं यहाँ पे। तो ये होने वाला है लंब की लंबाई जो कि वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है, और ये एक्स, अगर मैं इसको ड्रॉ ही कर देता हूँ, ये एक्स और वाई, तो ये जो दूरी क्या होती है, वाई अक्ष होती है। और वाई कितना दिया हुआ है, वाई दिया है आपको 19। आंसर क्या होगा आपका 19। क्वेश्चन नंबर 98 पर आते हैं। 98 है, मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। चलिए मध्य बिंदु ही निकाल लेते हैं। कैसे, एक्स को जोड़ेंगे तो -2 - 6 होगा आपका -8/2। वाई को जोड़िए, 8 - 4 होगा 4/2। ये हो गया मध्य बिंदु। तो होने वाला है आपका -4,2। एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव कहाँ होता है, ये होता है आपका सेकंड वाले में, सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में ये होता है एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। एकदम आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 99 पर आते हैं। 99 दिया हुआ है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज बना रहे हैं, त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल होगा। अब यहाँ वो फॉर्मूला 1 2 3 वाला नहीं लगाएंगे, 23 31 12 वाला नहीं, क्योंकि ये सिंपल अगर हम ध्यान दें कि ये मूल बिंदु हो गया, ये बिंदु कहाँ का है, ये बिंदु एक्स अक्ष का है, और ये कहाँ का है, वाई अक्ष का है। अगर इसको हम ड्रॉ विजुलाइज करें ऐसे, तो ये होगा आपका पी मूल बिंदु, जो कि दिया हुआ है 0,0, और ये बिंदु जो क्यू है वो एक्स का है क्योंकि लिखा हुआ 8,0, और ये लिखा हुआ आर है जो कि वाई अक्ष का है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 0,12।
अब पूछा गया है कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ये ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि एक्स और वाई अक्ष एक दूसरे पर 90 डिग्री बनाते हैं। तो इसका जो एरिया होगा कितना होगा आपका 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस है आपका यहाँ से यहाँ तक 8 और हाइट क्या है आपका यहाँ से यहाँ तक 12। तो होने वाला है आपका 4, ये हो जाएगा बर्चक 48। आंसर क्या होगा आपका 48 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। अगेन नियामक दिए हैं शीर्ष के और पूछा गया परिमिति कितना होगा। अगर यहाँ भी देखें तो अगेन ये एक मूल बिंदु है, ये एक्स अक्ष का बिंदु है, ये वाई अक्ष का बिंदु है। एक बनेगा समकोण त्रिभुज कुछ इस तरह से, ये 0 0, यहाँ पे 8,0 और यहाँ पे 0,6। परिमिति पूछा गया है। ये लंबाई आपका यहाँ से यहाँ तक 8 है, यहाँ से यहाँ तक 6 है और 8 और 6 का 8, 6 और 10 का होता है ट्रिपलेट। ये अगर पाइथागोरस से निकालें तो हो जाएगा आपका 10। परिमिति कितना होने वाला है? 8, 6, 14, 10, 24। इसका आंसर क्या होगा? 24। तो ये रहे आपके 100 क्वेश्चंस MCQ जो 2023 में पूछा गया है। इसको आप ज़रूर खुद से बनाइएगा, बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए जो 2025 में होने वाला है। 2025 बोर्ड के लिए ये आपको सॉल्व करना पेपर बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। तो आप पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है और मैं आपको और वीडियो बनाऊंगा जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है मैथ के लिए। स्टे कनेक्टेड विथ द मैथ बुक। बाय बाय।